साहब, मैं देख रहा था अरामको के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा है कि ये जो जंग है ना, इसके असरात 2027 के आखिर तक आते रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। हम अगर अपनी बात करें तो हमारे पास तो इसके अलावा कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं कि अगर दुनिया में जंग लगी हुई है तो लेवी बढ़ा दी जाए पेट्रोल पे। इसके अलावा तो हमें नहीं पता कि अपना टैक्स रेवेन्यू कहाँ से लेकर आना है। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर हमें भी फिर कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो पाकिस्तान में अशिया ख़ुरनोश की कीमतें हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज आटे की कीमत के हवाले से बात हो रही थी, पेट्रोल का राइज़ हमारे सामने है, बिजली महंगी हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये सेंसलेस वॉर आगे कंटिन्यूड रहती है तो हम पे कितना प्रेशर आ जाएगा? दैट्स अ पॉइंट ऑफ वरी। ये फिक्र की बात है क्योंकि ये मामला तो आगे बढ़ रहा है ना। मसलन 40 दिन पहले जंग हुई, सदर ट्रंप जैसे कहते हैं कि 70% हमने उनका नुकसान कर दिया, जो बाकी 30% है वो भी कर सकते हैं, हमने उनकी लीडरशिप मार दी, हमने उनकी मिलिट्री लीडरशिप मार दी। तो अगर ऐसा ही है, ईरान तबाह हो चुका है हर तरह से, तो फिर आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर आप सीज़ फायर और फिर सीज़ फायर की इंडेफिनिट एक्सटेंशन ना करें ना, फिर आप प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी आगे ले जाएं, फिर आप अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को भी जारी रखें। देखें ना, जो ये नहीं है कि इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया है। कल आपका चैनल ही दिखा रहा था कि गैस प्राइस जो अमेरिका में बढ़ी है और जो अमेरिकी अवाम चीख रहे हैं उससे इक्वली वो हमारी तरह है। मैं अभी फ्यूल डाल के आया हूँ, मुझे पता है फ्यूल कितना बढ़ा है। ये मामला ड्रैग कर रहा है, जो कि वरी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ये जल्द हल होने वाला तो नहीं है। ईरान की कंडीशंस आ गई, उनकी नेगोशिएशन जारी हैं, क्योंकि 40 दिन में ईरान ने दिखा दिया कि दे कैन विद स्टैंड। वो उन्होंने, ये नहीं है किसी ने रियायत नहीं की उनके साथ, उन्होंने दिखा दिया कि हम स्टैंड कर सकते हैं, वो तैयार हैं। जैसे अमेरिका की तरफ से बयान आते हैं वैसे ईरान की तरफ से आते हैं। या तो ये होता ना कि वो जैसे रज़ा शाह पहलवी के बेटे का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ था कि वो आ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। लोग तो अभी तेहरान सड़कों पे निकल आए, पिछले हफ्ते पूरा तेहरान भरा हुआ था। लिहाजा ये मामला आगे बढ़ेगा और इस मामले को आगे सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को जो प्लान किया हुआ है, मसलन उसका इनिशियल तो ये है कि 13 जून तक हमने वो ऑस्टेरिटी ड्राइव आगे बढ़ा दी, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट चाहिए थी 1.2 बिलियन डॉलर्स की IMF से, और उसके लिए जो उनकी कंडीशन थी, और मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब ने खुद कहा कि वो लेवी इसलिए लगाई बढ़ाई। हाँ, अब टाइम आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब भी चाइना जा रहे हैं 23 से, ट्रंप होके चले जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इज़ अ फैक्टर ऑफ, एक फैक्टर है इस रीजन में और ग्लोबल लेवल पर। अगर अमेरिका ग्लोबली बात करना चाहता है तो चाइना उनसे बात करेगा, और अगर ट्रंप साहब हुर्मुज़ या दीगर मामलात पे, वो भी तो उनके एजेंडे पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो पहले भी जो मेज़ पे लाया है ईरान को, वो चाइना लेके आया है। और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है वो बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंटल रोल किरदार अदा किया उन्होंने कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान टेबल पे बैठे। मैं 11-12 अप्रैल के मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद में हुए थे। यहाँ पर ये हमें बताया गया था कि वांग यी से जब इसहाक डार साहब गए थे, मार्च के आखिरी दिन वांग यी से मुलाकात हुई थी, उनको कह के आए थे कि आप भी ईरान को कहें टॉक्स के लिए आएँ, और प्रोबेबली ईरान को इतना चाइना ने पुश किया कि ईरान आ गया। लिहाजा हमारे लिए मसला है कि जब तक ये मसला रहता है, यहाँ ये भी कहा जाता है कि हुर्मुज़ से हमारे लिए तो तेल आ रहा है। हमारी कामयाबी एक रही है कि शॉर्टेज नहीं हुई पाकिस्तान में, वो लाइनें नहीं लगी। लेकिन जितनी प्राइस चढ़ेगी पेट्रोल की, डीजल की दुनिया में, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो भी फार्मूला है उसमें आएगी। हाँ, गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि ये लेवी वाला कहीं और से टैक्स निकालें जिन पे टैक्स ड्यू होता है। दुकानदार हाथ नहीं आए हुकूमत के, बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था कि जी हम वो मीटर लगा देंगे, जो सेल होगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा, नहीं आए। कारोबारी तबका नहीं देता टैक्स, जो हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट टैक्स नहीं देता। तनख्वाहदार 600 अरब रुपए तनख्वाहदारों से लिए जो बेचारे सैलरीड क्लास है, और 200 अरब रुपया था जो एक्सपोर्टर थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, जिनको ट्राफियां भी मिलती हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो फिर ट्राफियां ही
नहीं लेते हैं, वो टैक्स नहीं देते। हुकूमत को इतना तो इवन हैंडेड पॉलिसी अपनानी चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शौकत साहब, जो टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेसिफ़िकली, अब जनरल मुशर्रफ के दौर में या इससे पहले की अगर बात करें तो शायद इससे भी ज़्यादा था, लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी तालिबान सेंटिमेंट भी था पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अगर मैं ANP की बात कर लूँ तो बिलोर ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी, या फिर जितनी कैजुअल्टीज़ मेरा ख्याल है कि ANP के कारकुनान की हुई हैं एंटी तालिबान स्टांस की वजह से, वो शायद ही किसी और पार्टी में हुई हों। आज आकर हम देख रहे हैं कि वो एंटी तालिबान सेंटिमेंट या पॉलिटिकल हलकों के अंदर उस तरह से पख्तूनख्वा में मौजूद नहीं है। इनफैक्ट खान साहब की अपनी हुकूमत में और फिल वक्त PTI की लीडरशिप में सबसे ज़्यादा अपीजमेंट पाई जाती है तालिबान को लेकर। ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है जिस वजह से नैरेटिव नहीं बन पा रहा? कि बड़ा क्रिटिकल इशू है। जो ANP की आपने एग्जांपल दी, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ANP को पैरिश किया गया, लेकिन उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो डटे रहे अपने प्रिंसिपल्स पर। उन्होंने इन तालिबान के सामने झुकने से इनकार किया। उसमें बशीर बिलोर साहब शहीद हुए, मियाँ इफ्तिखार हुसैन का नौजवान बेटा अकलौता बेटा शहीद हुआ, हारून बिलोर, और एक सीरीज़ है। उस ज़माने में थाने अंदर से बंद किया करते थे। फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, दीगर ऑपरेशन हुए, सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन थी। यानी स्वात वाले ऑपरेशन से आप शुरू करें, राह निजात से, राह हक से, और आगे ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद तक चलते जाएं। उन ऑपरेशन के नतीजे में उनको निकाल फेंका और वो भाग गए अफ़गानिस्तान। फिर वहाँ तब्दीली आ गई और अफ़गान तालिबान ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, पता नहीं ये, यानी जिनके वो मेहमान रहे थे, उन होस्ट को भूल के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की रियासत को, ये क्वेटा शुरा और हकानी नेटवर्क के ताने हमने सुने, हम पाकिस्तानियों ने सुने, रियासत पाकिस्तान ने सुने। फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान को टॉन्ट किया जाता था इन्हीं मामलात पर। लेकिन फिर वही अफ़गान तालिबान जब उन्होंने कैप्चर किया काबुल, यहाँ से भी अजीब से नारे थे कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गईं, लेकिन वो उन्होंने मेहमान बना लिए। और जो नैरेटिव चला स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, यानी अभी भी पिछले साल तक कहा जाता था कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। आप ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो फिर उनको कौन संभालेगा? बुनियादी ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की, अगर फ़ंड जो हैं वो 18वीं तरमीम के तहत आपको ज़्यादा आपका हक है, तो आपकी ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की आपकी है स्पेशली। लेकिन एक चीज़ है कि इन दहशत गर्दों ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली। मोर एंड मोर वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, वो पुलिस को निशाना बनाते हैं। यानी वो एक जो रिजॉल्व है हमारी रियासत का, खुदा न खास्ता उसको हिट कर रहे हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। और लेकिन ये उनकी भूल है कि वर्स्ट सिचुएशन में, जैसे आपने भी कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हमले हुआ करते थे, उससे कम हैं, लेकिन अब टारगेटेड हमले हो रहे हैं। 2013 का इलेक्शन कराची में MQM थी, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी, KP में ANP थी। इनको धमकी थी कि आप जलसे नहीं कर सकते, आप कैंपेन नहीं चला सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस हद तक वो इधर आए हुए थे, लेकिन फिर आपने देखा ऑपरेशन के नतीजे में उनको निकाला गया। अब भी जो एक कोर इशू है वो यही है कि पाकिस्तान का एक नैरेटिव हो, दहशत गर्दी को दहशत गर्दी समझा जाए, दहशत गर्दों को दहशत गर्द समझा जाए। और अब तो एलिमेंट आ गया ना कि अफ़गान शहरी भी और अफ़गान जो तालिबान रजीम है उसकी पेट्रेनेज में ये आते रहे। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई कि जहाँ से आएगी ये तश्कील सो कॉल्ड, उन जगहों को हिट किया जाएगा। तो अभी जब से पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करना शुरू किया है, तो कम से कम वो ग्राफ जो अफगानिस्तान से आने वाले हमलों का वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन रुका ज़रूर है, वो कम ज़रूर हुआ है, रुका नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है अभी कि जहाँ से जिस कैंप से वो निकल के इधर अटैक करेंगे उसी कैंप को निशाना बनाया जाएगा, ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, मुझे लग रहा है ये। ठीक है खालिद साहब, लास्ट मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नेंस के इशू पर आप कमेंट कर दें कि